प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संप्रभुता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कल का जो हमारा वीडियो था, कल के वीडियो में हमने संप्रभुता के बारे में बात की थी कि संप्रभुता का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और संप्रभुता के प्रमुख क्या क्या रूप है। हमने कल की वीडियो में देखा था कि संप्रभुता सॉवरेनिटी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के सुपरनस से बना है। सुपर प्लस एनस यानी कि सर्वोच्चता, राज्य की वो सर्वोच्चता जो किसी से बाध्य नहीं है। और उसके बाद में इसके दो रूप के बारे में अध्ययन किया था। संप्रभुता के दो रूप, एक आंतरिक रूप क्या है और बाहरी रूप क्या है, उसके बारे में बात की थी। आंतरिक रूप में हमने कहा था कि ये बहुत ही सर्वोच्च है, और बाहरी रूप में हमने कहा था कि बाहरी रूप से संप्रभुता एक स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से एक राज्य की प्रमुख जो तत्व है या प्रमुख विशेषताएं संप्रभुता के बारे में बात की थी। आज हम संप्रभुता की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि संप्रभुता में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं कि संप्रभुता असीमित एवं पूर्णता है। पहली विशेषता है असीमित है। असीमित है। संप्रभुता असीमित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संप्रभुता एक राज्य की असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर है, यानी कि राज्य के पास में अनलिमिटेड पावर है और राज्य स्वयं अपने कानून और विभिन्न जो आदेशों का पालन करने के लिए किसी भी मनुष्य को बाध्य कर सकता है। अर्थात राज्य के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, राज्य स्वतंत्र है। राज्य के अंदर रहने वाली जो समस्त प्रकार के जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्तियों पर राज्य की जो शक्ति होती है वो असीमित है, यानी अनलिमिटेड है। तो इस प्रकार से हॉब्स ने इसके बारे में कहा कि संप्रभुता विधि द्वारा भी निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभुता की आज्ञा है। हॉब्स महोदय कहता है कि संप्रभुता है वो किसी भी कानून के द्वारा इसको एक सीमित नहीं किया जा सकता, या किसी भी लॉ के द्वारा इसको लिमिट में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि लॉ खुद है वो एक संप्रभुता के आदेश का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है वो संप्रभुता एक असीमित है। दूसरी हम बात करते हैं कि संप्रभुता की स्थिरता की बात करते हैं कि संप्रभुता स्थिर है। स्थिरता के बारे में बात करते हैं कि संप्रभुता स्थिर है, यानी कि राज्य स्वयं एक स्थायी संस्था है। सरकारें, या जहां तक हम राजा की बात करते हैं या सम्राट की या राज प्रमुख या शासनाध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये क्या है कि बदलते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट है वो बदलती रहती है, जनता की, लोकतांत्रिक देशों में जनता की इच्छा पर निर्भर है कि जनता चाहे तब चुनाव के दौरान सरकारें बदलती रहती हैं। उसके बाद सरकारें बदलने के साथ में ही उस सरकार का जो प्रमुख या मुख्य होता है वो भी बदलता रहता है। लेकिन राज्य है वो एक स्थायी संस्था है, जो संस्था है, यानी कि संप्रभुता एक राज्य की स्थायी संस्था है, एक अनिवार्य, क्योंकि राज्य का एक अनिवार्य अंग है। संप्रभुता ये राज्य का एक अनिवार्य अंग है। तो अर्थात ये हो गया कि जब तक राज्य है तब तक स्वतंत्रता है, और राज्य नहीं होगा तब स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक स्तर है। उसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि सार्वभौमिकता है। इसकी तीसरी जो विशेषता है वो है सार्वभौमिकता। यूनिवर्सल है। सार्वभौमिकता यानी कि संप्रभुता है वो राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, चाहे वो संस्था हो या अन्य किसी प्रकार की वस्तुएं हो, या राज्य के अंदर से गुजरने वाले विदेशी सेनाएं हो, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल हो तथा राजनयिक हो, तो राज्य के जो अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। हो सकता है कि कुछ स्थितियों में राज्य के द्वारा कुछ व्यक्ति या संस्था को छूट दी जा सकती है, तो वो अलग मामला होता है, लेकिन वो भी संप्रभुता के द्वारा ही कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है। अन्यथा राज्य के अंदर आने वाली समस्त प्रकार की जो विधाएं हैं वो इसके अधीन में रहती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रभुता है वो एक सार्वभौमिक है। फिर अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं कि संप्रभुता है अनन्यता। ये भी इसकी एक विशेषता है। अनन्यता संप्रभुता की पूर्णता का एक परिणाम है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता
राज्य में ही होती हैं, दूसरी अन्य जो सत्ता होती है, इच्छा होती है, वो नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये अन्यता है, यानी कि इसके अलावा और कोई भी जो है वो सत्ता है वो उसके अंदर नहीं आती है। उसके बाद में अविच्छेदता, 5 इसकी विशेषता है। अविच्छेदता यानी कि इसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, या इसको एक अदला बदली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संप्रभुता को हम किसी के द्वारा बांधा नहीं जा सकते हैं, इस प्रकार से इसमें। उसके बाद में एकता एवं अविभाजिता, अगली जो इसकी विशेषता आती है वो है एकता, एकता अविभाज्यता, यानी ये एक है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये अविभाज्य है, क्योंकि संप्रभुता होती है उसका हम विभाजन या उसकी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अविभाज्य है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक संप्रभुता का अस्तित्व रहेगा, जब राज्य की डेथ हो जाएगी तब संप्रभुता की भी डेथ हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये अविभाज्य। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्ध त्रिभुज के बारे में बात कर सकते हैं, अर्धवर्त के बारे में बात कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से अर्ध संप्रभुता के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो संप्रभुता है वो एक राज्य का एक अनिवार्य एवं आवश्यक अंग होने के कारण इसका विभाजन है वो नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस संबंध में जो कैलन महोदय उसने कहा कि संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना राज्य में ये सर्वोच्च शक्ति है। हम अर्धवर्त या अर्ध त्रिभुज की बात, अर्ध संप्रभुता की बात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है ये एक अविभाज्य है, इसका विभाजन हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से तो हमने संप्रभुता के बारे में बात की, इसमें कुछ इसकी विशेषता इस प्रकार से थी कि इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप में से विद्यार्थी आप लोग समझ गए होंगे कि संप्रभुता एक क्या है। संप्रभुता एक राज्य का एक अनिवार्य एवं आवश्यक अंग है, और इसकी जो प्रमुख अलग अलग जो विशेषता होती हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर हम इसकी प्रकृति के बारे में भी समझ सकते हैं। उसके बाद में संप्रभुता की जो विकास क्रम की बात करें कि संप्रभुता का जो विकास क्रम है तो वो किस प्रकार से इसमें चला था, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि प्राचीन काल में, आधुनिक युग में और मध्यकाल और आधुनिक युग में। यानी कि संप्रभुता का जो विकास क्रम है, संप्रभुता के अगर हम विकास क्रम की बात करें तो इसको तीन चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है जो है प्राचीन युग है, युग या काल कह सकते हैं, उसमें क्या व्यवस्था थी। दूसरी मध्यकाल की जब बात करते हैं कि मध्यकाल में संप्रभुता, और तीसरी हम आधुनिक या कालखंड की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संप्रभुता है इसका जो विकास क्रम है किस प्रकार से अलग अलग जो इनका काल में, अलग अलग काल में किस प्रकार से जो संप्रभुता है वो अस्तित्व में आई थी। तो प्राचीन काल की जहां बात करते हैं तो प्राचीन काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, अरस्तु के बारे में पढ़ा होगा। अरस्तु है, सिसरो है, सेंट अगस्टाइन है, तो ये लोग थे। तो ये प्राचीन जो रोमन काल का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय सुमा पोटेस्टार्स यानी कि सर्वोच्च सत्ता का भी इसमें उल्लेख किया जा सकता है। तो प्राचीन काल में हम अरस्तु के काल की जब बात करते हैं तो उस समय जो राज्य की जो संपूर्ण जो प्रकार से जो सत्ता हुआ करती थी, या हम प्लेटो के जो आदर्श राज्य में राजा, एक आदर्श राज्य में जो सम्राट या राज्य या शासक की जो एक आदर्श इच्छा हुआ करती थी, तो उस प्रकार से वो एक सर्वोच्च थी। तो इसके सभी जो है वो उसके अंतर्गत आते थे। उसके बाद में अगर हम मध्यकाल की जहां बात करते हैं तो मध्यकाल की आप लोगों ने देखा होगा कि पोप एवं सर्स नामक 2 प्रकार की जो सत्ता हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि उस समय जो मध्यकाल में धर्म का जो स्थान है वो सर्वोच्च हुआ करता था। तो धर्म की जो नीतियां हैं, वो धर्म की जो स्थितियां हैं, वो सर्स की जो एक धार्मिक स्थल हुआ करता था पूजा पाठ करने का। तो सर्स के द्वारा जो एक धर्म के रूप में जो जिस प्रकार से सत्ता का एक साम्राज्य था, तो धर्म को एक सर्वोच्च मानते थे। तो उस समय जो मध्यकाल तक की व्यवस्था ये थी कि जो धर्म में जो
वस्तुएं दे रखी हैं, धर्म में जो एक आज्ञा या विधि का जो उल्लेख दिया रखा है उसको ही हम लोग सर्वोच्च मानते थे। तो इस प्रकार से उस समय, उसके बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि टॉमस एक्विनास है, मार्सियो ऑफ पांडुला है तथा विलियम्स ऑफ ओकस ने लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में बातचीत की थी। और उसके बाद में हम आते आते हम वर्तमान जो आधुनिक काल की जहां बात करते हैं, तो आधुनिक काल में हम जो संप्रभुता की जो विकास क्रम की बात करते हैं, तो 16वीं शताब्दी के बाद में हम देखते हैं कि जो संप्रभुता है इसका जो आरंभ है जो आधुनिक काल में 16वीं शताब्दी से माना जाता है, इसका आरंभ माना जाता है। और अब तक हम देखते हैं कि सर्स और पोप की जो सत्ता था, सर्स और पोप की जो सत्ता मध्यकाल तक सीमित थी। तो मध्यकाल में धीरे धीरे जब एक औद्योगिकरण आया और एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने लगा, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान में जो प्रगति होने लगी, उसके बाद में धीरे धीरे जो धर्म है, धर्म और राज्य में विज्ञान और तर्क या साइंस ने इसका स्थान ले लिया। और जब विज्ञान ने इसका स्थान लिया तो विज्ञान ने इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखा गया, और उस साइंटिफिक तरीके में जो पोप एवं सर्च में जो कमियां थी उस कमियों में कुछ उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाया, और धीरे धीरे सर्च और जो पोप की जो सत्ता थी वो सत्ता समाप्त हो गई। और समाप्त होने के कारण फिर धीरे धीरे औद्योगिक युग के बढ़ते कारण या औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो मध्यकाल की जो व्यवस्था थी, उस मध्यकाल की व्यवस्था के स्थान पर हम आधुनिक काल की ओर प्रवेश किए गए। और आधुनिक काल में हम शक्तिशाली एक राज्य के रूप में एक निर्माण हुआ, और राज्य का निर्माण होने के कारण राज्य के निर्माण के साथ में ही एक संप्रभुता का विकास हो गया, और संप्रभुता स्वयं एक राज्य का एक अनिवार्य अंग हो गया, और इसके अलावा राज्य का कोई अस्तित्व भी नहीं रहता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो काल क्रम है वो, इसको 3 काल क्रमों में विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि संप्रभुता का जो विकास है वो 3 काल में। तो प्राचीन काल में जहां हम रोमन कैथोलिक साम्राज्य की जहां बात करते हैं, अरस्तु के काल की बात करते हैं, प्लेटो के काल की बात करते हैं, तो उस समय राज्य के ऊपर सर्वसत्ता किस प्रकार से काम करती थी। मध्यकाल में आते आते भी बाद में क्या हो गया, धर्म एवं शस्त्र का स्थान आ गया। धर्म एवं शस्त्र थी तो राज्य, ये 2 प्रकार की सत्ताएं थी, एक तो राज्य की सत्ता अलग सी थी और शस्त्र की सत्ता अलग थी। तो उस समय चूंकि धर्म की प्रधानता थी मध्य काल से पूर्व की स्थिति में, तो धर्म एक राज्य पर हैवी हुआ करता था, और धर्म के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की जो नीतियां थी वो लागू किया जाता था। और शस्त्र का जो एक पदाधिकारी होता था पोप, जिसका साम्राज्य अलग से हुआ करता था। तो उसके बाद में धीरे धीरे फिर विज्ञान की तरक्की हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे हम आधुनिक काल में हुए। और 16वीं शताब्दी के काल के बाद से फिर वर्तमान काल की जहां बात करते हैं, तो इस प्रकार से एक वर्तमान में जो लोकतांत्रिक देशों की जहां बात करते हैं, तो एक राज्य, एक स्वतंत्र जो राज्य का जब अस्तित्व आया था, और उस अस्तित्व के साथ ही आधुनिक काल का जो एक श्रीगणेश हुआ, और उसमें जो एक संप्रभुता है वो राज्य का एक आवश्यक अंग रह करके रह गई। और ऑस्टिन ने, आगे जाकर हम ऑस्टिन का अलग से संप्रभुता सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे, तो ऑस्टिन ने संप्रभुता को एक आधुनिक दृष्टिकोण से इसको इंगित किया है। और आधुनिक काल में जो ऑस्टिन का जो संप्रभुता जो सिद्धांत है, इसको इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इस प्रकार से इसका जो काल विभाजन है इसको 3 विभागों में बांटा जा सकता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि संप्रभुता के कौन कौन से जो प्रकार हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।